बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 की आज हमारी क्लास है और वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज वोल्टामेट्री and we will discuss the basic principle and technique. Objectives are to establish the concept and behavior of experimental condition of voltammetry. What are the basic difference in electrolytic cell that is used in the voltammetry and normal cell that is used in the potentiometry, galvanic cell and voltaic cell that is used in the potentiometry. And after the lecture, you will be able to describe the voltammetric principle, construction of electrochemical cell and instrumentation. And also you will be able to identify the voltammetric curve and its importance, that is the output of the instrument. So starting with the definition, what is voltammetry? Voltammetry basically not a single technique, it's a group of electroanalytical technique in which current is measured in an electrochemical cell, and more specifically we can say current is measured in an electrolytic cell as a function of applied potential, and that curve, that measurement of the current basically give or provide some information about the analyte that is present in electrolyte solution. So वोल्टामेट्री क्या है हमारे पास के मल्टीपल टेक्निक्स हैं। वोल्टामेट्री के अंदर सब ब्रांचेस हमारे पास आती हैं जिसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं। तो उसमें हम बेसिकली करंट मेजर कर रहे हैं। अब तक की जो कंडीशन थी दैट इज गैल्वानिक सेल पोटेंशियोमीटर के अंदर करंट जो था जीरो था। फिर जब सिस्टम में से किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से अगर करंट पास होने लगे तो उसकी जो कंडीशन है दैट इज आईआर ड्रॉप, कंसंट्रेशन, पोलराइजेशन, वी ऑल हैव discuss those conditions. So now we are going to the वोल्टामेट्री के वोल्टामेट्री अब किस तरीके से हमारे पास हमें एनालिटिकल टूल के तौर पे किस तरीके से हेल्प आउट कर रही है। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें अगर करंट को मेजर करना है एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, व्हाट इज द इनपुट इन वोल्टामेट्री, हम करंट को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोटेंशियल को हम स्कैन करते हैं। दैट इज यहाँ पर हम एक कोई फिक्स पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे। इलेक्ट्रोलिसिस हमारी होनी है जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियस कंडीशन में कंसीडर किया कि इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए क्या पोटेंशियल हमें अप्लाई करना होगा कि करंट को क्वांटिटी को में देखते हुए, अपने सेल की रेजिस्टेंस को देखते हुए। लेकिन अब जब हम वोल्टामेट्री की बात करते हैं तो वोल्टामेट्री किसी एक फिक्स पोटेंशियल के ऊपर काम नहीं होता, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम अप्लाइड पोटेंशियल को वेरी कर रहे हैं। वी आर वेरिंग द अप्लाइड पोटेंशियल, हम अप्लाइड पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इनपुट को बनाऊं तो इनपुट विल बी लाइक दिस कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम what we are doing, we are changing the potential of the indicator electrode. So with respect to time, potential will be changed in positive direction either in the negative direction। हम पॉजिटिव स्कैन भी कर सकते हैं, नेगेटिव स्कैन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग के हमारे सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, फिर अब पोटेंशियल को स्कैन करने से क्या हो रहा है हमारे पास, हम सिस्टम में से करंट को मेजर कर रहे हैं। बिफोर मूविंग टुवर्ड द वोल्टामेट्री हमने डिस्कस कर लिया कि सिस्टम के अंदर हमारे जब करंट पास होता है तो कब पास होगा, जब तक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वो पोटेंशियल ना बन जाए जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस हमारी पॉसिबल है। दैट इज सिस्टम में से करंट तभी पास होगा जब हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वो ही डिजायर्ड पोटेंशियल हो जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है। सो इनिशियली अगर हम करंट को चेंज कर रहे हैं, लेट सपोज कि हम करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव से मोर नेगेटिव हम करंट को लेके जा रहे हैं, तो पॉजिटिव टू मोर नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर एंड मोर नेगेटिव होते जा रहा है। दैट इज कि इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन जो है वो हमारे पास पॉसिबली हो सकती है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, करंट मेजर कर रहे हैं। सो इनिशियली अगर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, हमारा स्टार्टिंग पोटेंशियल जो था, जो भी लेट सपोज 0 से -0.-1 तक की डायरेक्शन में अगर हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सो इनिशियली क्या होगा, हमारे सिस्टम में से करंट पास नहीं हो रहा होगा, एंड जैसे ही हमारे एनालाइट का अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या हम कह दें कि आवर पोटेंशियल को कंसीडर करते हुए, सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इस वक्त क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो कैथोड का जब पोटेंशियल इतना हो जाएगा कि उसके ऊपर
हमारी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकेगी, दैट इज कि इलेक्ट्रोलिसिस जो भी एनालाइट है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके रिड्यूस हो सकेगा। रिड्यूस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का मतलब है सिस्टम में से करंट पास हो रहा है। अब ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी पोटेंशियल की। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, इधर अगर हम देखें तो हमारे पास पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, करंट की क्वांटिटी भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। फिर एक टाइम हमारे पास आता है कि हमारे पास मजीद पोटेंशियल बढ़ाने से करंट इंक्रीज नहीं होता, एंड दैट क्वांटिटी ऑफ द करंट इज कॉल्ड द लिमिटिंग करंट। ये बेसिकली आउटपुट है वोल्टामीटर का, ये इनपुट है वोल्टामीटर का। ठीक है, इट इज इनपुट। इनपुट पे क्या हो रहा है, हम टाइम की रिस्पेक्ट से पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं, एंड आउटपुट पे क्या हो रहा है, हम पोटेंशियल के रिस्पेक्ट से करंट को स्कैन कर रहे हैं। अब वोल्टामीट्री और पोलैरोग्राफी दो टर्म हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो पोलैरोग्राफी भी बेसिकली वोल्टामीट्री ही है, सेम कंडीशन हमारे पास अप्लाई होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड है, वर्किंग इलेक्ट्रोड है, या जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो किस इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाई करते हैं, दैट इज अ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। सो वी विल नॉट स्टडी पोलैरोग्राफी सेपरेटली, हाँ हम सेपरेटली उसको स्टडी करेंगे, बट इसका जो बेसिक फिनोमेना है, जो बेसिक टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल है, वो वोल्टामेट्री एंड पोलैरोग्राफी में चेंज नहीं होगा। सो स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब वोल्टामेट्री के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस्तेमाल हो रहा होता है, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड असेंबली इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हम 3 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड हैं। एक तो 2 इलेक्ट्रोड के बारे में तो हमें पता ही है कि एक हमारे पास जब भी हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वानिक सेल हो, सेल पोटेंशियल इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द कैथोड और एनोड, और हम कह सकते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जो हमारे पास डिफरेंस होता है, दैट इज द सेल पोटेंशियल। ठीक है, सो यहाँ पे भी एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, वर्किंग इलेक्ट्रोड है। इंडिकेटर और वर्किंग इलेक्ट्रोड हम कैसे किसे कहेंगे, वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर एनालाइट जाके ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, दैट इज जो डिजायर्ड रिएक्शन है, जो प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हो रहा है, डिजायर्ड रिएक्शन, दैट इज कि अगर हमारा एनालाइट आयरन है तो आयरन इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके ऑक्सीडाइज या अगर रिड्यूस हो रहा है, तो वो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्किंग इलेक्ट्रोड होगा। और वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर ही रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट से जो करंट फ्लो वर्किंग इलेक्ट्रोड से हो रहा है, वही जो है करंट हमारे पास एज अ आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा। सेकेंड इलेक्ट्रोड हमारे पास है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस इलेक्ट्रोड प्रोवाइड किया जा रहा होता है। ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं, जो हमने सेल पोटेंशियल दिया है या आउटपुट इन हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड को रेफरेंस और इनपुट इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के डिफरेंस से मेजर किया जा रहा होता है। तीसरा कंडीशन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड एक्स्ट्रा हम ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द काउंटर एंड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। अब ये क्यों ऐड किया जाता है, इसका आंसर आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। दैट इज हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम वर्किंग इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कंट्रोल कर रहे हैं, वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कह सकते हैं, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हुए। ठीक है, अब अगेन अगर हमारे वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस होना है, तो काउंटर रिएक्शन दैट इज रिडक्शन खाली नहीं हो सकती, हमारे पास इसके काउंटर रिएक्शन के तौर पे ऑक्सीडेशन भी होनी है। अब वो ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी, अल्टीमेटली वो ऑक्सीडेशन रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी, अगर हम 2 इलेक्ट्रोड असेंबली को इस्तेमाल करेंगे। अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो वहां पे से सिस्टम में से करंट फ्लो हो रहा है, एंड करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होने की वजह से हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वेरी कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा। दैट इज के रेफरेंस इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज अ पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन के जिसके रेफरेंस हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेंटेन कर रहे थे, अगर वही चेंज हो रहा है, सो हमारा जो हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है या हमारी जो रिलायबिलिटी है वर्किंग की, वो इतनी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ साथ एक तीसरा
इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द काउंटर इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड अगेन की जो वर्किंग इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसका काउंटर रिएक्शन हमारे इस इलेक्ट्रोड पे हो। अब इस काउंटर इलेक्ट्रोड की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसका पोटेंशियल समहाउ इक्विवेलेंट होता है, वही पोटेंशियल होता है जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का होता है, बट इसका जो सरफेस एरिया है, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया हमारे पास काउंटर इलेक्ट्रोड के काउंटर इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसकी क्या रीजन है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया हमारा कम है एंड काउंटर इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि हमारे दोनों इलेक्ट्रोड, काउंटर इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एक जैसा है, बराबर है, ताकि ऑक्सीडेशन जो है अब वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे भी हो सकती है और काउंटर इलेक्ट्रोड के ऊपर भी हो सकती है। बट हम ये चाहते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर वो रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन ना हो, दैट इज ऑक्सीडेशन ना हो, अगर हम रिडक्शन के प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ना हो तो उसके मुकाबले में हमने एक और इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया और उसका इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया इतना ज्यादा है कि हमारे आयंस जो हैं बड़ी आसानी से उसके ऊपर जाकर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। दैट इज कि अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसका कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट इज कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होने के बजाय ज्यादा फीजिबल क्या है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी वो कहाँ होगी? काउंटर इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी और बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी के अंदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड में से करंट पास हो रहा होगा। दैट इज के रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फिक्स रहेगा और काउंटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वेरी करेगा। ठीक है, और काउंटर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को वेरी करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वर्किंग इलेक्ट्रोड पे हमारा डिजायर्ड रिएक्शन होता है, काउंटर रिएक्शन हमारा काउंटर रिएक्शन, दैट इज अगर वर्किंग इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है तो इसका काउंटर रिएक्शन काउंटर इलेक्ट्रोड या ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड पे होगा। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेंटेन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि यूज हो रहा है वोल्टामेट्री एंड फ्लोरोग्राफी में, इसकी हम कह सकते हैं कंपोजिशन को भी डिस्कस कर रहे हैं और इस कंपोजिशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है, दो इलेक्ट्रोड में हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये भी हम साथ साथ इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। सोल्यूशन क्या है? हमारे पास कोई भी एनालाइट सोल्यूशन हो सकता है और हमें पता है वाटर हमारा एज अ लिक्विड मौजूद है एंड वाटर इज नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर। तो वाटर को कंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट आयनिक सॉल्ट्स या हम एसिड्स या बेसिस जो हैं इसके अंदर एड अप कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट आयनिक सॉल्ट्स, आयंस की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी हमारे सिस्टम में तो क्या होगा? उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पजेस। पहली चीज क्या होती है हमारे पास? इससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। ठीक है, जो कंडक्टिविटी है वो इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से। इसके अलावा एक प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, माइग्रेशन का प्रोसेस। एंड क्या मुझे बताएगा कि व्हाट इज माइग्रेशन? एनीवन? माइग्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? किसी को नहीं पता माइग्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में माइग्रेशन कब होती है, क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट?
अगर आप लोगों का माइक वर्क नहीं कर रहा तो आप चैट पे लिख सकते हैं, बट शो योर प्रेजेंस। मिस चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट को कहते हैं? एग्जैक्टली, चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट को कहते हैं फिजिकल मूवमेंट को। तो सपोर्टिंग, और जब हमारा चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा होता है तो उसी रिस्पेक्ट से हमारे पास करंट भी आता है, उसको हम माइग्रेशन करंट कहते हैं। सपोर्ट और माइग्रेशन करंट क्या है? बेसिकली इट इज अनडिजायर्ड करंट। हमारा ये फैराडिक करंट नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल कह सकते हैं चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन नहीं होता, इसलिए फैराडिक करंट भी नहीं है, ये अनडिजायर्ड करंट है। तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से क्या होता है? माइग्रेशन का प्रोसेस हमारे पास सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, माइग्रेशन सप्रेस हो जाएगी तो चार्जिंग करंट भी हमारे पास सिस्टम में से फ्लो नहीं होगा, माइग्रेशन करंट भी हमारे सिस्टम में से नहीं आएगा। ठीक है, पहली चीज कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी अल्टीमेटली। एंड सेकेंडली हमारे सिस्टम में से आसानी से करंट पास होगा, और ये माइग्रेशन को क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है। और उसकी वजह से जो हमारे पास माइग्रेशन की वजह से जो चार्जिंग करंट आ रहा था, उस करंट को भी सप्रेस कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है कि इनिशियली हम तो मजीद और आयंस ऐड कर रहे हैं। इनिशियली अगर एक आयन मौजूद था, लेट सपोज एक पॉजिटिव आयन मौजूद था, ठीक है, वो पॉजिटिव आयन फ्रीली अवेलेबल है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोड जो भी हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, अगर वर्किंग इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, तो इसकी तरफ फिजिकली मूव करके जाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन उसमें उसको अंदर कोई सॉल्ट ऐड कर दें, तो क्या होगा? ये जो पॉजिटिव आयन है, इसकी सराउंडिंग में मल्टीपल आयंस मौजूद होंगे जो कि नेगेटिव होंगे। इसके अलावा नेगेटिव के साथ अगेन पॉजिटिव आयंस वहां पे मौजूद होंगे। ठीक है, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ आयंस, दैट इज के जो हमारी फिजिकल मूवमेंट थी एक आयन की दूसरी जगह पे, वो उसकी फिजिकल मूवमेंट इतनी ज्यादा फिजिबल नहीं रहेगी। आयंस जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे, बल्कि हर जगह हर स्पेस जो है वो आयंस की रिस्पेक्ट से ऑक्युपाइड होगी। तो होमोजीनियसली हर स्पेस के अंदर, पूरे सोल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट पहला काम कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, माइग्रेशन को सप्रेस करता है। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल मूवमेंट ऑफ आयंस को हमारे रोक देता है। जब माइग्रेशन सप्रेस हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास माइग्रेशन करंट भी नहीं आ रहा, तो इससे क्या हो रहा है? सेंसिटिविटी भी हमारी बढ़ जाती है। तीसरी चीज दैट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, के तीसरी कंडीशन ये होती है कि हमारा जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा होता है मीडियम के ऊपर। अगर हमने पोटेशियम साइनाइड उसके अंदर ऐड कर दिया तो हो सकता है पोटेशियम साइनाइड की वजह से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारा थोड़ा सा अल्टर हो जाए, चेंज हो जाए। तो फिजिकल पैरामीटर को जब हम ऐड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहां पे हम ये बात मेंशन करते हैं कि विच सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, और इस सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये था। अगर कोई और सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारा वेरी कर जाएगा। ठीक है, वो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं, एंड सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है दैट इज 100 to 1000 टाइम मोर देन द एनालाइट। 100 to 1000 टाइम मोर देन एनालाइट का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एनालाइट की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -5 है, ठीक है, इतनी रेंज के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। 1 एक्सपोनेंट -5 हमारे पास क्या है? एनालाइट है। तो ऐसी कंडीशन में सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 100 टाइम ज्यादा होगी या 1000 टाइम हमारे पास ज्यादा हो सकती है। दैट इज कि हम क्या कर सकते हैं? 0.01 मोलर का सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बिकॉज सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा होती है। दैट इज 100 या 1000 टाइम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनालाइट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे पास, हमें थोड़ा सा डिसकंसीडर करना पड़ता है कि जिस वर्किंग पोटेंशियल रेंज में हम काम कर रहे हैं, दैट इज जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे एनालाइट का, वो उस पोटेंशियल रेंज के अंदर सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को बिल्कुल ही इनर्ट के तौर पे एक्ट करना चाहिए। दैट इज कि वो अपना कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का फॉर्मना सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ना हो रहा हो।
ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर इसने ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना शुरू कर दिया किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो सिस्टम में से इतनी हाई क्वांटिटी में करंट आएगा, और वो उस करंट की प्रेजेंस में ये जो हमारा एनालाइट की वजह से करंट आ रहा था, क्योंकि एनालाइट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, वो हमारे पास विजिबल नहीं होगा, ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं, इसके रीजंस हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फिर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन पर्जिंग। And nitrogen purging is basically associated with the presence of the dissolved gases, जिसके अंदर most significant effect कर रही होती है हमारी ऑक्सीजन। ऐसे बना देते हैं, ऑक्सीजन को ज्यादा आसान है। ठीक है, सो इट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या इफेक्ट करती है? अगर हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ कैथोड एक्ट कर रहा है, और हम वही रीजन दैट इज 0 से -1 की रीजन के अंदर हम अपने रिएक्शन को स्टडी करना चाह रहे हैं। इस रीजन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को स्कैन करना चाह रहे हैं। तो नेगेटिव रीजन के अंदर ऑक्सीजन की कैपेबिलिटीज क्या है? ऑक्सीजन भी रिडॉक्स रिएक्शन देती है, और ये क्या करेगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में एंड देन वाटर के अंदर। तो इसकी जो रिडक्शन का होने की वजह से इलेक्ट्रोड के ऊपर, हमारे वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सिस्टम में से करंट पास होगा, और वो करंट जो है वो अनडिजायर्ड करंट है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन है। ठीक है, और हमारा जो अपना एनालाइट है, वो एनालाइट जो है, अगर उसकी वजह से करंट आ रहा होगा, एनालाइट की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की वजह से, एनालाइट की रिडक्शन की वजह से अगर हमारे सिस्टम में से करंट आ रहा होगा, तो वो करंट सप्रेस हो जाएगा, वो हमें नजर नहीं आएगा, वो विजिबल नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ द करंट ड्यू टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिडक्शन की वजह से। सो हम क्या करते हैं, जब भी हम रिडक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले हम नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं। नाइट्रोजन पर्जिंग इज बेसिकली यूज्ड टू रिमूव द डिसॉल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉर्मली डिसॉल्व होती है, हमारे जितने भी एक्वस रिजर्वायर हैं उसके अंदर, जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, उसको वो जो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं वो डिसॉल्व ऑक्सीजन ही होती है। इवन अगर आप अपना पानी का गिलास सिंपल एटमॉस्फेयर के अंदर, नॉर्मल एयर के अंदर छोड़ दें, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। तो डीएरेटेड करने के हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। हम क्या करते हैं, उसको सोनिकेट कर लेते हैं, हम वाटर को बॉयल कर लेते हैं, तो इसमें से जितनी भी डिसॉल्व गैसेस हैं वो निकल सकती हैं। लेकिन जब हम वापस से बॉयल करने के बाद वापस उसको एटमॉस्फेयर के साथ इन कांटेक्ट छोड़ेंगे, तो क्या होगा, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन वापस से डिसॉल्व हो जाएगी। सो नाइट्रोजन पर्जिंग हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें क्या करना हो, इस प्रोसेस को स्टडी करना हो। सो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, इट इज द नाइट्रोजन इनलेट। ये ट्यूब है, दो ट्यूब्स हमारे पास आ रही हैं, एक हमारी सॉल्यूशन के अंदर गई हुई है, एक सॉल्यूशन के बाहर है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। यहाँ पे सब नाइट्रोजन, क्योंकि इनर्ट गैस है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, हम इसको यहाँ पे से बबल अप करवा रहे होते हैं। अब जब वो नाइट्रोजन के बबल्स आएंगे, तो वो जब रिलीज होते हैं, दैट इज वो क्या कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स को या हमारे सॉल्वेंट को, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को सेपरेट आउट करते हुए अगेन सरफेस की तरफ आते हैं। और जब ये नाइट्रोजन वापस से निकल रही होती है, रिलीज हो रही होती है हमारे सिस्टम के अंदर से, तो जो बाकी की गैसेस हैं, हमारी जो डिसॉल्व गैसेस हैं, वो भी इसके साथ क्या करती हैं, वो भी इसके साथ रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन आ रही है वो बाकी की गैसेस के साथ खुद भी रिलीज हो रही है, और बाकी की गैसेस को भी रिलीज कर रही है। कहाँ पर, यहाँ पर। अब मजीद, क्योंकि एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट होगा, तो क्या होगा, अगेन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह डिसॉल्व हो सकती है वाटर में। तो यहाँ पे हम एक नाइट्रोजन का ब्लैंकेट बनाते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, यू कैन चेक इट हियर। यहाँ पर ये जगह जो है, यहाँ पर क्या है, अपर लेयर के ऊपर हमने नाइट्रोजन को भी बबल अप करवाना शुरू कर दिया। यहाँ से स्टार्टिंग में तकरीबन 5 से 15 मिनट तक की ड्यूरेशन के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से बबल करवा रहे होते हैं। एंड उसके बाद हम इस बबलिंग को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अगर बबलिंग होगी तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो टर्बिड फॉर्म के अंदर रहेगा, शेक हो रहा होगा, और इतने स्मूथली हमारे पास सिस्टम में से करंट, पोटेंशियल को स्कैन करेंगे तो करंट जो इतना स्मूथ नहीं होगा। तो इसको तो हम बबल आप करवाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का ब्लैंकेट रहता है, दैट इज यहाँ से कंटिन्यूसली नाइट्रोजन की सप्लाई हो रही है। सो वो नाइट्रोजन इस पूरे एरिया के अंदर क्या कर रही होती है, इस पूरे एरिया के अंदर मौजूद रहेगी, और वो
जो डिजॉल्व गैसेस थी या मजीद एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको दोबारा से यहाँ इस सिस्टम के अंदर आने और वाटर के साथ इन कांटेक्ट को क्या करते हैं, सप्रेस कर देती है, कांटेक्ट में नहीं आएगी वाटर के साथ, तो वो डिजॉल्व भी नहीं होगी। तो नाइट्रोजन पर्जिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द डिजॉल्व ऑक्सीजन। इन डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन इनर्ट नहीं है। रिडक्शन के प्रोसेस में जब हम रिडक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो सकती है इन वाटर और इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड देन फर्दर फॉर द वाटर। स्टायरिंग भी हम कर रहे होते हैं जब जिस वक्त हम नाइट्रोजन पर्जिंग कर रहे हैं, या बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जिनके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को स्टैटिक कंडीशन में नहीं रखते बल्कि स्टायर कर रहे हैं। मिस जी मिस, ये नाइट्रोजन पर्जिंग बेसिकली डिसॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करवाने का मतलब फिनोमेना कह सकते हैं। जी, नाइट्रोजन अगर कोई आपसे पूछे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, इस तरह के सवाल पहले भी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं कि why and how oxygen dissolved oxygen is removed। सो वाई का मतलब, वाई का रीजन क्या है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर मौजूद है, तो वो रिड्यूस हो सकती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। जब वो रिड्यूस होगी इलेक्ट्रोड के ऊपर ही रिड्यूस होगी, और इलेक्ट्रोड के ऊपर रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, करंट आएगा। वो करंट क्या है? वो अनवांटेड करंट है, अनडिजायर्ड करंट है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा एनालाइट नहीं है। जो भी एनालाइट है उसकी बजाय हमें ऑक्सीजन की वजह से करंट मिल रहा है। तो अनवांटेड करंट को सप्रेस करने के लिए ज्यादा अच्छा क्या है कि हम ऑक्सीजन को हटा दें, ऑक्सीजन रिमूव कर दें। अब ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? हम नाइट्रोजन पर्जिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर स्टायरिंग तो हम कर सकते हैं मैग्नेटिक बीट के जरिए से। ये वही जिस तरीके से मैग्नेटिक स्टायर हमारे यहाँ केमिस्ट्री लैब के अंदर अवेलेबल है, उसी तरीके की स्टायरिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा वो सेल है जिसके अंदर वोल्टामेट्री या फ्लोरोग्राफी की स्टडी की जा रही होती है। इसमें 3 इलेक्ट्रोड असेंबली है। 3 इलेक्ट्रोड क्यों? हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड कौन सा है? काउंटर इलेक्ट्रोड। वो काउंटर इलेक्ट्रोड ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हाई हो एज कम्पेयर टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और जो भी काउंटर रिएक्शन होता है दैट इज वर्किंग इलेक्ट्रोड पे जो भी रिएक्शन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो काउंटर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी, वर्किंग इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है तो काउंटर इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे एज अ नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड एक्ट कर रहा होता है कि वहां से रेफरेंस इलेक्ट्रोड से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, या हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल क्वांटिटी में, कि ना होने के बराबर हमारे सिस्टम में से करंट फ्लो हो रहा है। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, माइग्रेशन को सप्रेस कर रहा है, माइग्रेशन करंट को सप्रेस कर रहा है, अनवांटेड करंट को सप्रेस कर रहा है, और इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो तकरीबन 100 to 1000 टाइम ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनालाइट। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को इनर्ट होना चाहिए पर्टिकुलर पोटेंशियल रेंज के अंदर जिसमें हम काम कर रहे हैं। फिर हमें सिस्टम में से काम करने से पहले रिडक्शन के लिए स्पेसिफिकली हमें ऑक्सीजन को रिमूव करवाना होता है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के लिए नाइट्रोजन पर्जिंग की जा रही होती है। फिर अब हमारे पास जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को हम क्या कह रहे हैं? आउटपुट इज बेसिकली, या आउटपुट जो है हमारे पास पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ है, जिसको हम पोलैरोग्राम या वोल्टेमोग्राम कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास हम वेवलेंथ वर्सेस एब्जॉर्बेंस से ग्राफ बनाते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास वोल्टेमोग्राम क्या है कि पोटेंशियल वर्सेस करंट का हम ग्राफ बना रहे हैं। हर पोटेंशियल के ऊपर करंट फ्लो नहीं होता, क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और साथ में उसमें अवर पोटेंशियल हम कंसीडर कर चुके हैं कि हमने इतना इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए जरूरी है कि हम पोटेंशियल से मोर पॉजिटिव या मोर नेगेटिव पोटेंशियल दें ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो सके एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने के लिए। तो ये वो टाइम है जहाँ पे हमारे पास सिस्टम में से क्या हुआ, करंट पास होना स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे करंट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। एंड इसके बाद एक टाइम हमारे पास आया कि करंट की क्वांटिटी में अब मजीद इजाफा नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल और डिक्रीज इन पोटेंशियल। सो ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास जो करंट आ रहा है ये हमारे पास लिमिटिंग करंट है। वोल्टेमोग्राम को डिफाइन करेंगे तो ग्राफ है करंट वर्सेस पोटेंशियल वर्सेस करंट का। ठीक है,
जिसके अंदर करंट को प्लॉट कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल ऑन वर्किंग इलेक्ट्रोड या अप्लाइड पोटेंशियल ऑन ऑफ द सेल। हाफ वेव पोटेंशियल जहाँ पे ये लिमिटिंग करंट आ रहा है, अब इस लिमिटिंग करंट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से करंट हमें इस ग्राफ से मिलेगा, ठीक है, इस करंट की लिमिटिंग करंट की वैल्यू लेट सपोज अगर 10 मिली एम्पियर हमारे पास है, ठीक है, 10 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, सो 10 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। सो जहाँ पे करंट अपनी ये लिमिटिंग वैल्यू है, हाफ वेव करंट इज कॉल्ड बेसिकली जहाँ पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के लिमिटिंग वैल्यू के क्या हो जाए, रिड्यूस होके हाफ रह जाए, वो पॉइंट हमारे सिस्टम में क्या कहलाता है, हाफ वेव पोटेंशियल। ठीक है, ये इसको एक हम वोल्टामोग्राम की हम इसको वेव भी कह रहे होते हैं कि ये वोल्टामेट्रिक वेव है, इट इज लाइक अ वेव लाइक दिस, ठीक है, साइनोसाइडल साइन की तरह एस शेप को अगर हम खींच के बड़ा कर दें इस तरीके का हमारे पास वेव है। सो लिमिटिंग करंट से हाफ वैल्यू पे जब करंट रह जाता है दैट इज कॉल्ड हाफ वेव करंट। ठीक है, लिमिटिंग करंट की जो भी क्वांटिटी थी 10 मिली एम्पियर थी तो 5, 100 थी तो 50, 8 थी तो 4, इस तरीके से जो भी हमारे पास लिमिटिंग करंट की हाफ वैल्यू होगी उस हाफ वैल्यू के ऊपर जो पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, लिमिटिंग करंट का हाफ वैल्यू और उसके ऊपर जो पोटेंशियल है दैट इज कॉल्ड द हाफ वेव पोटेंशियल। एंड हाफ वेव पोटेंशियल इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ हाफ रिएक्शन। दैट इज कि अगर हम आयरन की रिडक्शन की बात करें तो आयरन की रिडक्शन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो, और ये इस अगर आयरन की ही रिडक्शन हो रही है, आयरन 3 की आयरन 2 के अंदर रिडक्शन हो रही है, तो उसकी जो हाफ वेव वैल्यू होगी वो दोनों एक दूसरे से कंपेरेबल होंगी। और इस हाफ वेव पोटेंशियल को हम यूज कर रहे होते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनालाइट, के हमें ये मालूम करना है कि सिस्टम में आयरन है कि क्रोमियम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हाफ वेव पोटेंशियल को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द आयरन एंड द क्रोमियम, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम के अंदर विच आयन और विच redox analyte is present in our electrochemical cell. So ये half wave potential हम basically क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं for qualitative determination, while the limiting current जो हमारे पास आ रहा है, maximum current जो कि हमारे सिस्टम में से पास हो रहा है in the presence of the analyte is directly proportional to the concentration of the analyte, कि हम इससे qualitative analysis भी कर सकते हैं और हम quantitative analysis भी कर सकते हैं। अब एक कंडीशन हम कंसीडर कर लेते हैं, इस कंडीशन के अंदर हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, रिडक्शन कब होती है, जब इलेक्ट्रोड हमारा क्या हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगी। ठीक है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ये चीज हमें याद रहनी चाहिए। अब अगर मैं एक सिंपल सी कंडीशन को कंसीडर करें कि वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर 1, लेट्स सपोज वी हैव आयरन 2 सॉल्यूशन। आयरन 2 आपको पता है, आयरन 2 एंड आयरन 3 का इक्विलिब्रियम वी हैव डिस्कस्ड इन सो मेनी टाइम कि आयरन 3 बेसिकली क्या करता है, आयरन 3 इट इज रिटन हियर, ठीक है, आयरन 3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन 2 में कन्वर्ट हो रहा होता है, या फिर आयरन 2 क्या है, आयरन 2 एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आयरन 3 में कन्वर्ट हो रहा होता है, ये एक इक्विलिब्रियम है। अब अगर हमने क्या लिया, हमारे पास आयरन 2 मौजूद है ओनली, ठीक है, हम इसको क्या करें, आयरन 2 की ऑक्सीडेशन हो सकती है, रिडक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन कब होगी, जब हम अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पोटेंशियल को नेगेटिव से पॉजिटिव की रेंज के अंदर लेके जाएं। ठीक है, सो दिस इज कर्व ए, दिस सॉल्यूशन ए। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमारे पास करंट क्या है, 0 करंट आ रहा है लाइक दिस। ठीक है, हम पोटेंशियल को नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुई एंड ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट से करंट आना शुरू हुआ एंड करंट आते आते यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम और फिर लिमिटिंग करंट आ गया। क्लियर, आयरन 2
की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास जो करंट आ रहा है वो क्या है, वो नेगेटिव करंट है, जीरो से नेगेटिव की डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। अब अगर हम कर्व सी को कंसीडर करें, कर्व सी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आयरन 3 है, एंड आयरन 3 की रिडक्शन हो सकती है, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। अगेन ये हमारे पास जीरो की लाइन है, दिस इज जीरो। हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में। जब भी हम स्कैनिंग कर रहे हैं मोर पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट स्कैनिंग विल लीड टू द रिडक्शन। जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में स्कैनिंग कर रहे हैं, दैट विल लीड टू द ऑक्सीडेशन। तो ये स्कैन क्या है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, 0.2 के बाद 0.1 आएगा, फिर 0 आया, एंड देन फिर हमारे पास हायर पे क्या हुआ, इस पोटेंशियल के ऊपर हमारी रिडक्शन होना स्टार्ट हुई, ये रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ कि आयरन 3 आयरन 2 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। पोटेंशियल बढ़ाने से करंट की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज बेसिकली लिमिटिंग करंट। अब अगर सिस्टम के अंदर हमारे पास आयरन 2 और आयरन 3 दोनों मौजूद हों और हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिटिंग करंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त करंट हमारे पास नेगेटिव करंट आ रहा है। ये नेगेटिव करंट किसकी वजह से आ रहा होगा, ये ऑक्सीडेशन की वजह से आ रहा है। किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन 2 आयरन 3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हम पोटेंशियल को बढ़ाते नेगेटिव डायरेक्शन में लेते गए, यहाँ पे जाके क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जीरो हो गया। यहाँ से करंट की क्वांटिटी कम होना शुरू हुई और जीरो हो गई। इसके बाद मजीद हम नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल को लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे पास करंट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और ये लिमिटिंग करंट आ रहा है। अब यहाँ पे जो करंट आ रहा है दैट इज द पॉजिटिव करंट, एंड पॉजिटिव करंट किस वजह से आ रहा है, रिडक्शन प्रोसेस के लिए वजह से, दैट इज आयरन 3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल हैं, अदरवाइज एक सॉल्यूशन में सिर्फ ऑक्सीडेशन पॉसिबल थी, दूसरे सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल थी। सो डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ द स्कैनिंग हमें ये बताती है कि हमारा स्कैन कौन सा है, कैथोडिक स्कैन है या एनोडिक स्कैन है, और किस वक्त हमारे सिस्टम में करंट आएगा, उस करंट के आने की वजह क्या है। रिजॉइन कर लें।